राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। और हिंदी ये वीडियो के रूप में आपको थोड़ा बड़ा होगा वीडियो। आप क्लास में पढ़ लिए हैं या पढ़ लेंगे या पढ़ेंगे। आपको बुक पढ़ाया जाएगा, लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा। यहाँ पे बुक का निचोड़, सारांश समझेंगे और क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर, ये अपना नोट्स है ना। अच्छा, जो भी दोस्त नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। नंबर आप खोजिएगा तो कहीं मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण है ही आपको। ऐसे आप किसी भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो भी यहाँ से एक तो सवाल आपके बन जाते हैं कभी कभार। जो जो पूछा गया है चाहे उनके बारे में आपको जानना चाहिए। लेखक परिचय। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश महू में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, है ना, जो अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों के मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। निधन इनका हुआ था 6 दिसंबर 1956 में। ये बहुत शॉर्ट में उनके बारे में लिखा गया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्राज। ये कई बार पूछा है आपका 10th में कि हु आर शूद्राज किसकी रचना है, तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर के। बुद्धा एंड हिज धम्म, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, है ना, ये भी याद रखेंगे। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द अनटचेबल्स, हु आर दे आदि, ये सब इनकी प्रमुख रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। ये जो जाति प्रथा है कहाँ का अंश है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। ये रहा, थोड़ा सा सारांश पढ़ते हैं कि क्या क्या बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किए हैं या किया है। ठीक है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कूट समर्थक है। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने योग्य बनाए, है ना, न कि जाति पे आधारित, बल्कि उसके क्षमता पे आधारित कि उसके कैसा कार्य क्षमता है उसके अनुसार। इस
सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या जाति प्रथा ऐसे दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे तकनीकों में परिवर्तन हो जाता तो लोग को भूखे मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण यह बेरोजगार हो जाता है। कई ऐसे काम है जो जाति पे आधारित है कि ये वाला काम यही करेंगे, है ना, तो वो वाली बात है। नेक्स्ट देखेंगे, जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, जिसके कारण लोग निर्धारित किए कार्य को अरुचि के साथ और विवशता से करते हैं। विवशता मतलब बिना मन के, है ना, बल में दबाव में आके, मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं। इस प्रकार की जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि अथवा आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जोड़कर निष्क्रिय बना देती है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भारतीत्व को महत्व दिया जा रहा हो। ठीक है, देखिए अभ्यास के अंदर कुछ प्रश्न उत्तर है, उसे हम लोग देखेंगे। लघु उत्तरीय 20 से 30 शब्दों में 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। कह रहा कि लेखक की विडंबना की बात करते हुए विडंबना का स्वरूप क्या है, अथवा भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। ये 2012 में पूछा गया, फिर ये 2020 में पूछा गया है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना और इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार में विडंबना माना गया है। इतना अच्छा से सरल में लिखा गया है, बिल्कुल आसान है। इससे आसान क्या लिखेंगे, कि आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, अभी भी जातिवाद को बढ़ावा देना, उसका पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना और इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से क्या है, विडंबना माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकती। जो जाति है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकती। देखिए कितने बार पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में और 2016 में। अथवा जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जाता सकता। तो लिखने का शैली क्या होगा देखेंगे। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता विचार के बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, लिख लेंगे। भारतीय समाज में जाति प्रथा और श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप नहीं की जा सकती, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जो रुचि है उस पर आधारित नहीं है। इससे मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना कि उसकी क्षमता क्या है, वो क्या किस चीज़ में रुचि रखता है और क्या करना चाहता है, उसको बिना सोचे उसके पेशा को निर्धारित कर दिया जाता है जाति पे आधारित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 3, कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यक माना है। तो लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या का ही एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समानता, भाईचारा एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि
आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और भी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ये 2015 में पूछा गया है। तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, में मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती, इसमें स्वभावतः मनुष्य की दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य को विवश होना पड़ता है। ठीक है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? एक बार लिखने का आपको शैली मालूम है, चाहे बिल्कुल आप आसान से लिख सकते हैं, कुछ भी याद करना नहीं है। एक बार जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, और दूसरी बात ये आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो याद रहेगा, और लास्ट तक हम लोग रिवीजन करेंगे अभी, है ना, चलते रहेगा। पीछे की भी वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए, कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? लिखेंगे, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ कार्मिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। इस प्रथा में श्रमिक को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसमें विभाजित वर्गों एक दूसरे की उपेक्षा ऊंच नीच भी करार दिया जाता है। जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों के निर्धारित कार्य को मानते हैं, है ना, क्योंकि अरुचि और विवशता पूर्वक या विवशता मनुष्य के काम टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। वैसे भी आपको जिस काम में मन नहीं लगेगा तो करिएगा नहीं सही से। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशल कैसे प्राप्त कर सकता है? सही बात है। जिस काम में आपका मन लगेगा वही आप काम अच्छे से कीजिएगा। अगर मन ही नहीं लगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। सही बात है। आगे बढ़ा जाए। हाँ, ये जो दिया हुआ है ये तो पढ़ ही लेंगे, और हम लोग क्लास में अपना बुक पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन जो पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसका भी क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे। ये शॉर्ट नोट्स है, आप इसे देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो इससे भी काम आपका हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता सीमा विकसित करें, जिससे वह अपने पेशा और कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। तो इस तरह से चैप्टर 1 का ये कुछ शॉर्ट नोट्स हो गया, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए, अब चैप्टर 2 पे चलते हैं। ये हम थोड़ा सा लंबी वीडियो देते रहेंगे, 2 चैप्टर 3 चैप्टर एक एक बार में करके, जब जब आपको टाइम मिले तो उसे देखिएगा। बार बार देखने और सुनने से बातें आपको याद रहेगी, तो आपको याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस आपको इसको 2-4 बार देखना है, केवल सुनते रहना है, देखते रहना है, बातें हूबहू वैसे ही याद हो जाएगी जैसे आपको काम है। हैं? साथ ही में आप चाहें तो नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर क्लास कर रहे हैं तो आपको नोट्स बनवाया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। दूसरा चैप्टर है 20 के दांत।
और 20 के दांत लिखे हैं नलिन बिलोचन शर्मा। चैप्टर नंबर जो 2 है उसका नाम है 20 के दांत और लेखक का नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में और निधन जो हुआ था वो 12 सितंबर 1961 ईस्वी। वे विख्यात विद्वान पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी सबसे बड़े पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से की। देखिए, संस्कृत से भी किया और हिंदी से ही एमए। तो कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि एक आदमी डबल एमए कर सकता है? जी बाबू, देखो यहाँ पे संस्कृत से किए हैं और हिंदी से। और हमने क्या कर रखा है? हमने मैथ से पहले कर रखा है और अब इंग्लिश से कर रहे हैं, है ना? एक आदमी 2 डबल एमए कर सकता है, पहले साइंस से रहना चाहिए। चलिए, ये रही बात, थोड़ा हट के आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख रचनाएं इनकी है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य आदि। ये सभी नलिन बिलोचन शर्मा की कुछ प्रमुख रचना हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी 20 के दांत में मध्यम वर्गीय अंतर विरोध को उजागर किया गया है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक ही ओर से सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफेदपोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसा कुसंस्कार छिपाए हुए है, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों की उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। आइए पाठ में मोटा मोटी जो बात है उसको सारांश को समझते हैं कि सारांश क्या कह रहा है। बुक तो पढ़ेंगे ही और वो पढ़े भी होंगे पूरी डिटेल से। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, ठीक। उनकी 5 लड़कियां थी और 1 लड़का था। जो सेन साहब थे एक अमीर आदमी थे, उनके 5 लड़कियां थी जिसमें एक फिर लड़का था। लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां। लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां। कहने का मतलब कि लड़की को कठपुतली दिखाया गया है, वो जैसे कहेंगे वैसे करेगी, है ना, इशारों पे। वे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती न थी, दौड़ती और खेलती भी थी तो केवल शाम के वक्त। जो लड़कियां थी उन पे इतनी बंदिशें थी कि खेलना भी है तो केवल शाम में, न कोई आपको तोड़ना फोड़ना भी उसको नहीं है, मतलब लड़कों जैसा प्यार नहीं। सेन साहब नई मोटर कार ली थी, स्ट्रीम लैंड, काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर नाज था कि एक धब्बा भी न लग पाए। क्लीनर यानी सफाई वाला और शोफर यानी ड्राइवर को सेन साहब की सख्त ताकीद थी, क्योंकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। ये जो बालक जो हुआ था, ये 5 लड़कियों के बाद एक लड़का, इसका नाम खोखा था, हाँ? और ये बुढ़ापे की आंख का तारा था, मतलब बुढ़ापा में हुआ होगा। 5 लड़कियों के बाद ये एक लड़का हुआ था, इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो खोखा से ही। एक दिन की बात है कि सेन साहब को सोफर एक औरत से उलझ पड़ा। बात यह थी कि उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था
और शोफर ने जब माना किया तो उल्टे शोफर से ही उलझ पड़ी। वह मामला अभी सिमटा ही था कि बीच में खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती को लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना और अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, है ना। खोखा का नाम कासू ही था। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। कासू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहियों की हवा निकाल दी थी। जब मिस्टर सिंह ने विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी था, वो बुलाया। उसने सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चों को संभाल कर रखो। उस रात गिरधारी लाल ने अपने बेटे मदन को खूब पिटाई की। बात समझिएगा, ये खोखा थे, खोखा के जो पिताजी हैं तो उसके घर में एक काम करने वाला है, उसके अगल बगल में गिरधारी लाल, है ना, अपने बेटे को खूब पिटाई की। दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। मदन ने क्या किया, मना कर दिया, क्योंकि पहले से ही गुस्सा था। अब अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। ठीक, क्योंकि वो पहले से गुस्सा था। कासू को गुस्सा आया। वह इसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकरों पर हाथ चला देता था। ठीक है, और क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे। उसने न आव देखा न ताव, मदन को एक गुस्सा कर दिया। मदन ने कासू पर टूट पड़ा और उसकी मरम्मत जमकर कर दी। कासू रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते गली के दरवाजे में से घर में घुसा। डर तो यही था कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। रसोई घर में घुसा, भर पेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बातें सुनने लगा। तब तक मदन की पैर किसी बर्तन से टकरा गया। मदन के पिता गिरधर लाल ने मदन को देखा और मदन की ओर बढ़ा, और मदन को देखकर उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गए और उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तू ने तो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी को अपमान सहन करता है। स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर ने अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था, क्योंकि विष के दांत में लगे हुए थे और इसे टूटते ही दुत्कार प्यार में बदल जाता है। इस तरह से कहानी है ना। और बुक पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा लंबा लंबा कहानी है, कहानी कह के बताया गया है। बात यही है। सेन साहब थे, उनकी 5 लड़कियां थी, एक पुत्र था और बहुत ही बिगड़ैल था। कुछ भी करता, कोई भी तोड़ फोड़ करता तो उसको कहा जाता कि वो इंजीनियर बनेगा, तो इंजीनियर बनाएंगे, है ना। होता है ना। लिंग भेदभाव को दर्शाया गया है कि किस तरह से लिंग भेदभाव है, लड़कियों और लड़कों में अंतर है, ये बात भी दिखाया गया। कुछ प्रश्न जो अभ्यास के प्रश्न है उनके उत्तर है, ध्यान से देखेंगे। ये आए हुए भी प्रश्न है। सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण किए जा रहे हैं। लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ये पाठ्य पुस्तक का ही आपका क्वेश्चन है और 2012 में पूछा गया है, कभी भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे, याद नहीं करना है आपको। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी। सेन साहब कैसे आदमी थे, तो सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी।
एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था ना। आज भी है, बहुत सारे हैं गांव में। गांव में तो बहुत सारे हैं ऐसे कि लड़कों को पढ़ाया जाएगा, लड़की को नहीं पढ़ाया जाएगा, क्लास करने नहीं दिया जाएगा, दूर नहीं जाएगी, हैं। और वह उसके कई सारे कारण हैं। चलिए ध्यान देंगे। शिक्षा थी, लेकिन लड़कों के लिए एक अलग नियम, अलग शिक्षा। लड़कों को पूरी स्वतंत्रता थी, लेकिन लड़कियों की नहीं। लड़कियों के खेलने और बाहर निकलने का भी समय तय कर दिया गया था। वह एकदम कठपुतली के जैसे थी, जबकि उस परिवार में लड़का पूरी आज़ादी थी। ठीक है, आप ये अपने शब्दों में बात लिख सकते हैं। और आपको ये दिखता होगा अगल बगल जहाँ भी रहते होंगे, ऐसा हो रहा है अभी भी। सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे आजकल पढ़ाई लिखाई को बेकार समझते हैं और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया है। ठीक है, कुछ भी बनाता है तो उसको कहते हैं कि ये इंजीनियर बनेगा। क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। इसके दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? और तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कई बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए, 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह ओखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका जो नायक होगा वो मदन होगा। ठीक है, मदन है। कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू समृद्ध पिता का लड़का है। माता पिता और बहनों के अत्यधिक प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का जिद भरा हुआ है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता वही करता है, उसमें अहंकार भी है। यही है कासू का चरित्र, है ना। 2 नंबर का आएगा तो इतना लिखेंगे, ज्यादा लिखना होगा तो ज्यादा लिखेंगे। पर कि आपकी दृष्टि में कहानी के नायक कौन है? उत्तर दीजिए। देखिए, हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत तोड़ने का महत्वपूर्ण घटना भी कहीं संचालक है। वह कासू के अत्याचार को सहन नहीं करता, वह निर्भीक और निडर रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए सेन साहब उसके काफी छूट दे रखी थी। और 5 बहनों में एक खोखा था। घर में बहनों के लिए विभिन्न प्रकार के नियम थे, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं था, इसलिए खोखा अपवाद था। लेकिन मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। तो अपने पे कोई अत्याचार कर रहा है तो उसका विरोध करेंगे तो वो पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को मदन द्वारा केवल छूने पर ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। तीस के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए।
बीस के दांत शीर्षक महलों और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वही गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि बीस के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक क्या है शीर्षक है। इस तरह से जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन और एक बचे हैं देख लेते हैं इसे। अरे कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। बीस के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। अथवा कासू और मदन के बीच झगड़ा का क्या कारण था। देखिए कासू और मदन की लड़ाई या झगड़े के कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा खेलने से इनकार करना। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार को दिखाना चाहता है। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब उसके पिता के नौकरी से हटा दिया है और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पैरों से लोटा लुढ़क गया। देखिए दोस्त यहाँ से हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट किए। ऐसे ही आपको 2-2 चैप्टर करके हम अपलोड कर दे रहे हैं, आप इसे देख लीजिएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन हूबहू यही आ जाएंगे, लेकिन बहुतायत प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। तो आप इसे रिवीजन कीजिएगा। फिर क्लास आप कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो देखिएगा, इससे भी काम हो जाएगा। हाँ, जो भी दोस्त इसका PDF लेना चाहेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।